बागबान की रसोई। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर किया तीखा पलटवार। कहा 2013 में कांग्रेस बाली में विश्व व्यापार संगठन WTO की बैठक में किसानों के हितों से करके आई थी समझौता। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राज्यसभा में कहा, सरकार ने श्वेत क्रांति 2.0 के अंतर्गत दूध उत्पादन को प्रतिदिन 660 लाख किलोग्राम से बढ़ाकर 1007 लाख किलोग्राम प्रतिदिन करने का रखा लक्ष्य। जर्मनी के नूर्नबर्ग में लगा ऑर्गेनिक उत्पादों का व्यापार मेला। बियोफा 2026 में कंट्री ऑफ द ईयर बना भारत। जैविक खेती की परंपरा है भारत की समृद्ध विरासत। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 2013 में बाली में विश्व व्यापार संगठन WTO की बैठक में किसानों के हितों से समझौता करके आई थी। राहुल गांधी ने संसद में आरोप लगाया कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौता करके नरेंद्र मोदी सरकार ने पूरी तरह समर्पण कर दिया है। इसके जवाब में निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस समझौते के कारण 2017 से भारत में किसान से कोई खरीद नहीं हो सकती थी। राशन की दुकानों से गरीबों को कुछ नहीं मिल सकता था। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि विश्व व्यापार संगठन की बाली की मीटिंग में जाकर समझौता करने वाले यही लोग हैं। WTO में जाकर के बाली में कांग्रेस ने एक समझौता करके आए। वो दो ही विषय था, ट्रेड फैसिलिटेशन एक का, दूसरा विषय पब्लिक स्टॉक होल्डिंग ऑफ ग्रेन्स था। पब्लिक स्टॉक होल्डिंग ऑफ ग्रेन्स के ऊपर भारत के हित में कुछ ना करते हुए ट्रेड फैसिलिटेशन के ऊपर साइन करके आ गए थे। इसका मतलब था 2017 जनवरी से भारत देश में कोई किसान से प्रोक्योरमेंट हो नहीं सकता है और हम रेशन के दुकान से गरीब लोगों को कुछ भी दे नहीं सकते हैं। मतलब रेशन का कोई भी चीज जा नहीं सकते। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का बाली के मीट में जाकर के समझौता करने वाले ये लोग हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने असम के दौरे के दौरान केंद्रीय बजट की सराहना की और कहा कि ये बजट असम और नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए एक मजबूत ब्लूप्रिंट है, जिससे नॉर्थ ईस्ट के लिए विकास के नए दरवाजे खुलेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि ये बजट विकसित भारत का पूरा खाका है, जिसके चलते 140 करोड़ भारतीय सपनों की नई उड़ान भरेंगे। ये बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, 140 करोड़ भारतवासियों के सपनों को नई उड़ान के लिए ऊंचा आकाश खोलने का काम करता है। भारत आसाम और नॉर्थ ईस्ट की प्रगति और विकास के नए द्वार खोलता है। मित्रों, ये बजट समाज के हर वर्ग
हर जाति, हर प्रदेश और विशेषकर पूर्वोत्तर को सशक्त बनाने का ब्लूप्रिंट है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राज्यसभा को सूचित किया कि सरकार ने श्वेत क्रांति 2.0 के तहत दूध की खरीद बढ़ाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने श्वेत क्रांति 2.0 के अंतर्गत दूध उत्पादन को प्रतिदिन 660 लाख किलोग्राम से बढ़ाकर 1007 लाख किलोग्राम प्रतिदिन करने का लक्ष्य रखा है। इस पहल का उद्देश्य डेयरी सहकारी समितियों की पहुंच को व्यापक रूप से बढ़ाना, रोजगार सृजित करना और देश भर में महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। प्रश्नकाल के दौरान उत्तर देते हुए मोहोल ने कहा कि श्वेत क्रांति 2.0 का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में डेयरी सहकारी समितियों द्वारा दूध की खरीद को वर्तमान स्तर से 50% तक बढ़ाना है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि 2028-29 के अंत तक डेयरी सहकारी समितियों द्वारा दूध की खरीद प्रतिदिन 1007 लाख किलोग्राम तक पहुंचने का अनुमान है। बाजार तक पहुंच को मजबूत करने, आय के अवसरों को बढ़ाने और पोषण की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए उन्होंने कहा कि सरकार ने देश भर में 75,000 नई बहुउद्देशीय डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना का प्रस्ताव रखा है। मोहोल ने इस बात पर भी जोर दिया कि इस पहल का उद्देश्य अधिक से अधिक महिला दुग्ध किसानों को संगठित डेयरी सहकारी क्षेत्र में लाना है, जिससे महिला सशक्तिकरण और डेयरी उद्योग में समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा। हमारे किसानों की मेहनत की वजह से आज पूरे विश्व में भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। कृषि क्षेत्र की अगर कुल जीडीपी हम देखें तो पशुधन का हिस्सा उसमें लगभग 25% है। हमारे मंत्रालय द्वारा श्वेत क्रांति 2.0 शुरू करने के पीछे कुछ प्रमुख उद्देश्य, जरूरत के अनुसार नए मल्टीपर्पज डेयरी समितियों की स्थापना, इससे जुड़े क्षेत्रों में महिला और किसानों को रोजगार और व्यवसाय के लिए नए अवसर प्रदान करना है। संगठित रूप से दूध उत्पादक करके किसानों को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है कि श्वेत क्रांति 2.0 के तहत पूरे देश में 75,000 नई मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव डेयरी समितियां बनाने का हमने लक्ष्य रखा है और हर राज्यवार उसका लक्ष्य भी हमने रखा है। इन समितियों के माध्यम से देश में उत्पादन की क्षमता को प्रतिदिन 660 लाख किलोग्राम से बढ़कर 1 लाख किलोग्राम तक बढ़ाने का काम किया जा रहा है। और जर्मनी के नुरनबर्ग में आयोजित विश्व के अग्रणी ऑर्गेनिक उत्पादों के व्यापार मेले बियोफा 2026 में भारत ने कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में उल्लेखनीय उपस्थिति दर्ज कराई है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपिडा भारत की भागीदारी का आयोजन एक प्रभावशाली और प्रमुख उपस्थिति के साथ कर रहा है। इस माध्यम से दुनिया भर में भारत की समृद्ध कृषि विरासत, जैविक खेती की परंपरा और विश्वसनीय वैश्विक आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत की उभरती साख को प्रदर्शित कर रहा है। और हरियाणा के सूरजकुंड मेले की अगर बात करें तो रंग, कला और संस्कृति का अद्भुत संगम एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। लोकल टू ग्लोबल थीम पर सजे 39वें अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में 50 से ज्यादा देशों के प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। हस्तशिल्प, स्वादिष्ट व्यंजन और हर शाम रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी यहां खास आकर्षण हैं। पेश है हमारे सहयोगी शमीम अख्तर की ये खास रिपोर्ट। रंग, कला और संस्कृति का महासंगम हरियाणा के सूरजकुंड में एक बार फिर सजी है देश दुनिया की लोक परंपराओं की अनोखी झलक। 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प मेला, जहां शिल्पकारों की मेहनत, लोक कलाकारों की प्रस्तुति और भारतीय संस्कृति की जीवंत तस्वीर एक साथ दिखाई दे रही है। लोकल टू ग्लोबल थीम पर आधारित इस मेले में इस बार 50 से ज्यादा देशों और 700 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। लकड़ी, मिट्टी, धातु, कपड़ा और हाथ से बने सजावटी सामान लोगों को खासा आकर्षित कर रहे हैं। यही वजह है कि सूरजकुंड को दुनिया का सबसे बड़ा क्राफ्ट मेला कहा जाता है।
मेला बहुत ही अच्छा है सर। हरियाणा सरकार ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया। सूरजकुंड अपने आप में ही एक बहुत बड़ा मेला, एक बहुत बड़ा नाम है। पुराने आर्ट फॉर्म है जो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं, तो इन पुराने पूरे ऑल ओवर इंडिया का जितना आर्ट फॉर्म है उन सबको मैं मिक्स करके एक नया आर्ट फॉर्म बनाती हूँ। जैसे ये वर्ली आर्ट फॉर्म है सर, तो इसको मैंने नया लिपन आर्ट की मिरर की तरह यूज करके इसको नया आर्ट फॉर्म बनाया है सर। तो ये पूरा आर्ट फ्यूजन है, लिपन आर्ट सर। ये गुजरात की आर्ट फॉर्म है, लिपन आर्ट है। मैं अपने आर्ट फॉर्म के माध्यम से इन्हें एक नए आर्ट फॉर्म में बना के, ताकि आत्मनिर्भर भारत में आत्मनिर्भर महिलाओं को रोजगार भी देती हूँ। ठीक चलता है, बिजनेस भी अच्छा चलता है, लोग भी इतना नंबर में आता है। ये मेरा फर्स्ट टाइम यहाँ में। खान पान के शौकीनों के लिए भी ये मेला किसी जन्नत से कम नहीं। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर किसी के लिए यहाँ स्वाद का खजाना मौजूद है। खास तौर पर हरियाणा के गोहाना की 250 ग्राम की बड़ी जलेबी लोगों को खूब लुभा रही है। ये जलेबी है जी गुहाने की बहुत मशहूर जलेबी। ये सोनीपत जिले में ही सिर्फ बनती है और कहीं पे नहीं बनती। यह 250 ग्राम का एक पीस है और देसी घी में है और बहुत करारी है और बहुत बढ़िया, टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है इनका। शॉपिंग के शौकीनों के लिए यहाँ विकल्पों की कोई कमी नहीं। कश्मीरी कपड़ों से लेकर देश के अलग अलग राज्यों के पारंपरिक परिधान यहाँ आसानी से मिल जाते हैं। मेले में आए लोग यहाँ की तारीफ करते नहीं थकते। ये मेला मस्ट विजिट है, यहाँ पर सबको आना चाहिए। यहाँ पर हर स्टेट के क्राफ्ट्स, हैंडीक्राफ्ट सब मिल रहे हैं। बहुत अच्छा है, खाना भी अच्छा है, यहाँ का फूड बहुत अच्छा है। हर स्टेट का फूड मिल रहा है यहाँ पे। फर्स्ट टाइम यहाँ आई हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये मेला। इतनी ढेर सारी हमने शॉपिंग कर ली है, तो वेरी नाइस। चॉइस है, वैरायटी है और माहौल है और खूबसूरत है। हमारे अपने शहर की एक शान है ये सूरजकुंड का मेला, फरीदाबाद का मेला बहुत अच्छा लगा और हम यहाँ एक्सप्लोर कर रहे हैं चीज़ें। यहाँ पे साड़ी वगैरह, हैंडलूम्स का बहुत अच्छा सामान है और यहाँ पे आप आओ, एंजॉय करो अपनी फैमिली के साथ। मेला बहुत अच्छा है। यहाँ जैसे अलग अलग कंट्रीज से लोग आए हुए हैं, अलग अलग, जैसे इंडिया में भी मतलब कल्चरल डिफरेंसेस काफ़ी हैं, तो वो सारे एक ही जगह हमें देखने को मिले कि सारी चीज़ें एक ही जगह कैसे समाहित हुई है। हमारे हरियाणा की शान है, आन है, बान है। ये हमारे पूरे देश को नहीं, पूरे वर्ल्ड को दर्शाता संस्कृति क्या है हर देश की। हमारी आने वाली पीढ़ी को है इससे पता लगेगा कि भारतवर्ष में कितनी संस्कृतियां हैं और बाहर के देशों में कितनी संस्कृतियां हैं। बहुत बेहतर होता जा रहा है, नई नई चीज़ें ऐड होती जा रही हैं। इस बार हर स्टेट का तो पहले भी होता था, इस बार और भी स्टेट्स हैं, लेकिन इस बार कंट्रीज भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सूरजकुंड मेला सिर्फ शिल्प तक सीमित नहीं है। मुख्य चौपाल और महा स्टेज पर हर शाम लोग बॉलीवुड, सूफी, शास्त्रीय संगीत, नृत्य और हास्य की रंगारंग प्रस्तुतियां हो रही हैं। भारत के हर कोने से आए कलाकार अपने हुनर का प्रदर्शन कर रहे हैं। मेले में विदेशी कलाकार भी अपने नृत्य से सबका मन मोह रहे हैं। पिछले साल जहां करीब 10 लाख पर्यटक सूरजकुंड पहुंचे थे, वहीं इस बार इससे भी ज्यादा भीड़ की उम्मीद जताई जा रही है। यही कारण है कि सूरजकुंड मेला आज भारतीय शिल्पकारों, हैंडीक्राफ्ट और लोक कलाकारों को इंटरनेशनल मार्केट से जोड़ने का एक बड़ा मंच बन चुका है। सूरजकुंड मेला 2026 सिर्फ खरीदो फरोख्त का एक मंच नहीं है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखने का एक प्रयास भी है। लोक कला, शिल्प और परंपराओं को सहेजता सूरजकुंड मेला देश विदेश से आए सैलानियों के लिए एक यादगार अनुभव बन रहा है। किसान समाचार के लिए कैमरा पर्सन विमलेश के साथ मैं शमीम अख्तर, सूरजकुंड मेला, फरीदाबाद, हरियाणा। और छत्तीसगढ़ में किसान पारंपरिक धान की खेती के अलावा फसल चक्र परिवर्तन को अपनाते हुए दलहन, तिलहन और मोटे अनाजों की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। धान प्रधान खेती के लिए पहचाने जाने वाले धमतरी जिले में अब कृषि विविधीकरण की नई तस्वीर उभर रही है। परंपरागत धान फसल के साथ साथ जिले के किसान तेजी से फसल चक्र परिवर्तन को अपना रहे हैं और दलहन, तिलहन एवं मोटे अनाजों की खेती की ओर अग्रसर हो रहे हैं। सरसों, चना, मक्का के साथ रागी, मंडुआ की खेती में बढ़ती भागीदारी जिले में सकारात्मक बदलाव को स्पष्ट संकेत है। ये परिवर्तन न केवल किसानों की आय बढ़ाने में सहायक बन रहा है, बल्कि भूमि की उर्वरता, संरक्षण और जल संसाधनों के संतुलित उपयोग में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
वर्तमान रबी मौसम में धमतरी जिले में दलहन फसलों की खेती लगभग 18,450 हेक्टेयर क्षेत्र में की जा रही है। और आइए अब किसान समाचार में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। कृषि उपज मंडियों में इस दौरान सोयाबीन की आवक सामान्य है। इसके भाव की बात करें तो बुधवार को सोयाबीन के भाव में ज्यादातर सुस्ती रही, वहीं कुछ मंडियों में बढ़त देखी गई। एग मार्केट के अनुसार राजस्थान की कोटा मंडी में सोयाबीन के दाम में नरमी दर्ज की गई। 10 फरवरी को जहां इसका भाव 5,450 रुपए प्रति क्विंटल था, वहीं 11 फरवरी को 150 रुपए की गिरावट आने के बाद भाव 5,300 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। इसी तरह मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में इस दौरान सोयाबीन की कीमत में कमजोरी देखने को मिली। यहाँ 10 फरवरी को इसका भाव था 5,345 रुपए, 11 फरवरी को इसके सौदे 130 रुपए गिरकर 5,215 रुपए पर हुए। गुजरात की राजकोट मंडी की तरफ रुख करें तो यहाँ 11 फरवरी को सोयाबीन का भाव 20 रुपए लुढ़क कर 5,020 रुपए से 5,000 रुपए रह गया। वहीं राज्य की बक्सरा मंडी में सोयाबीन के सौदे तेजी के साथ हुए। यहाँ 10 फरवरी को सोयाबीन का भाव 4,175 रुपए था। 11 फरवरी को इसमें 275 रुपए मजबूती आई और भाव 4,450 रुपए पर आ गया। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2025-26 की खरीफ फसलों का पहला अनुमान जारी किया है। इस अनुमान के अनुसार इस बार खरीफ सोयाबीन की पैदावार कम हो सकती है। सरकार के मुताबिक साल 2025-26 में सोयाबीन की पैदावार 142.66 लाख टन रहने का अनुमान है, जबकि पिछले साल ये 152.68 लाख टन रही थी। यानी इस साल सोयाबीन की पैदावार में गिरावट आ सकती है, जिसका असर आगे चलकर सोयाबीन के बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। बता दें कि कुछ समय पहले ही कैबिनेट ने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP में बढ़ोतरी को मजबूती दी है। इस बार खरीफ रामतिल, रागी, कपास और तिल पर सबसे अधिक MSP बढ़ाई गई है। इन फसलों में पीली सोयाबीन भी शामिल है। साल 2024-25 में जहां इसका MSP 4,892 रुपए प्रति क्विंटल था, वहीं साल 2025-26 के लिए इसे 436 रुपए बढ़ाकर 5,328 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। बुधवार को कृषि उपज मंडियों में केले की आवक सामान्य रही। 11 फरवरी को इसके भाव में तेजी का रुख रहा, जबकि कुछ मंडियों में भाव गिरे तो कुछ में केले का कारोबार बिना किसी फेरबदल के साथ हुआ। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार राजस्थान की जयपुर मंडी में केले के सौदों में बढ़त देखने को मिली। 10 फरवरी को इसका भाव रहा 2,250 रुपए, जो कि 11 फरवरी को 250 रुपए उछलकर 2,500 रुपए हो गया। पंजाब की जलालाबाद मंडी में भी केले का कारोबार मजबूती के साथ हुआ। यहाँ 10 फरवरी को केले की खरीद 2,600 रुपए पर हुई। 11 फरवरी को यहाँ इसका भाव 100 रुपए चढ़कर 2,700 रुपए हो गया, जबकि हरियाणा की गोहाना मंडी में इस दौरान केले के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ दोनों दिन यानी 10 और 11 फरवरी को केला बिना किसी बदलाव के 2,200 रुपए पर बिका। वहीं गुजरात की गोंडल मंडी में 11 फरवरी को केले का कारोबार 300 रुपए टूटकर 2,500 रुपए से 2,200 रुपए पर हुआ। भारत केला उत्पादन के मामले में दुनिया में सबसे आगे है और ताज़ा सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में हर साल लगभग 35 मिलियन मीट्रिक टन से ज्यादा केले की पैदावार होती है। दुनिया में उगने वाले कुल केले का लगभग 1/4 हिस्सा भारत में पैदा होता है, यानी हर 4 में से 1 केला भारत का होता है। देश में सबसे ज्यादा केला महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और गुजरात में उगाया जाता है। इन राज्यों का कुल उत्पादन में बहुत बड़ा योगदान है। इसके अलावा कर्नाटक, बिहार और मध्य प्रदेश में भी अच्छी मात्रा में केले की खेती होती है। केला भारत की एक महत्वपूर्ण फल फसल है, जिससे लाखों किसानों को रोजगार और आय मिलती है। सरकार भी उत्पादन बढ़ाने और बेहतर किस्मों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है, ताकि किसानों को ज्यादा फायदा हो सके। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024-25 में केले की कुल पैदावार 3,95,12,000 टन रही, जबकि बीते साल इस दौरान 3,76,14,000 टन रहा था। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जान लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान।
मैं हूं AI कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। बिहार में मौसम शुष्क बना हुआ है, इसलिए किसान सरसों की फसल की समय पर कटाई कर लें ताकि उपज की गुणवत्ता बनी रहे। साथ ही यहां किसान सरसों और मक्का की फसलों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई जरूर करें। बिहार में ही किसान काबुली चने की अच्छी पैदावार के लिए फलियों को बढ़ाने के लिए अंकुरण विधि का इस्तेमाल कर लें। अब बात झारखंड की। झारखंड में किसान मटर की फसल में ज्यादा फलियां पाने के लिए जरूरी दवाओं का छिड़काव कर लें। और यहां मक्का की फसल जब लगभग 30 दिन की हो जाए तो किसान सिंचाई के बाद प्रति एकड़ में 26 किलो यूरिया का छिड़काव कर लें, जो फसल के लिए फायदेमंद रहेगा। अब नजर डालते हैं ओडिशा पर। यहां किसान 3 से 5 हफ्ते की स्वस्थ धान की पौध को अच्छे से तैयार और कीचड़ वाले खेत में जल्दी रोप लें। रोपाई के बाद खेतों में उचित जल स्तर बनाए रखें। ओडिशा में किसान खड़ी फसलों जैसे सरसों, गेहूं, अलसी, सूरजमुखी, मक्का और विभिन्न सब्जियों की समयानुसार सिंचाई जरूर करें। साथ ही यहाँ के किसान सरसों की पकी फसलों की कटाई कर लें। यहाँ इस मौसम में गन्ने की बुवाई की जा सकती है। वहीं पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों के किसान संतरे की फसल की आवश्यकता अनुसार सिंचाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान सरसों की फसलों के जब दाने पकने लगें तब इनकी सिंचाई कम कर दें ताकि बीज अच्छी गुणवत्ता के बने। पश्चिम बंगाल के तटीय खारे और जलोढ़ इलाकों के किसान इस समय बोरो धान की बुवाई कर सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए DD किसान। धन्यवाद। को अधिक खाद और उर्वरक की जरूरत होती है। जब पौध 4 से 6 हफ्ते की हो जाए तो उनकी रोपाई कर लें। रोपाई के तुरंत बाद और फिर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। इसके अलावा खरपतवार पर काबू पाने के लिए महीने में 2 बार निराई जरूर करें। ऐसा करने से फसल अच्छी होगी। फसल को सुंडी और हीरक पतंगा से बचाने के लिए स्पाइनोसैट दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसके अलावा रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए थायोमेथेक्साम की 2 ग्राम मात्रा यानी 1 छोटा चम्मच को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि जहां कीटों का अधिक प्रकोप हो, सिर्फ वहीं दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से करें। इससे लागत में भी कमी आएगी और पर्यावरण और सेहत को भी नुकसान कम होगा। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में संसद में विपक्ष का हंगामा जारी है। आज फिर कांग्रेस अध्यक्ष एवं राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी सांसदों के साथ मिलकर संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण पर जमकर निशाना साधा। कहा, राहुल गांधी को बेबुनियाद आरोप लगाने की आदत है। नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में भारतीय रेलवे ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए ब्रॉड गेज नेटवर्क का अब 99.4% विद्युतीकरण पूरा किया। और असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग गोयल ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची को दुरुस्त करने का काम पूरा कर लिया गया है।
आईआईटी दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी और डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने घरेलू एआई स्टार्टअप फाउंडर्स के साथ बैठक की। चर्चा का केंद्र भारत से दुनिया के लिए स्वदेशी एआई स्टैक विकसित करना और शिक्षा क्षेत्र में एआई के प्रभावी एकीकरण पर रहा। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।